गुड इवनिंग टू ऑल। और आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें कुछ लेक्चर हम लोगों ने पहले से पढ़ चुके हैं, तो सब लोग लाइव आ जाइए। फिर हम लोग जो है शुरू करेंगे आज का सब्जेक्ट। तो आइए सब लाइव, और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने सिलेबस देखा था, तो उसमें जो हम लोग अब तक पढ़ चुके, जो फर्स्ट यूनिट हम लोग का चल रहा था बेसिक मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, यही चल रहा था हम लोग का फर्स्ट यूनिट, जिसमें हम लोगों ने इन सब टॉपिक को देख चुके थे। इन सभी को हम लोगों ने देख चुका था। अप्लाइड मैकेनिक्स देख लिए थे, स्टैटिक्स देख लिए थे, डायनेमिक्स देख लिए थे, स्पेस, टाइम, मास, पार्टिकल्स, फ्लेक्सिबल बॉडी, रिजिड बॉडी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके थे। तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखा हो, वो वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। और आज का जो क्लास है वो पिछले क्लास से लिंक नहीं है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और ये आपको जो है ग्रुप ए वाले स्टूडेंट को फिजिक्स में भी पढ़ना है, ठीक ना। और ये एक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है जिसका कि यूज आपको आगे चल के हर एक सब्जेक्ट में आएगा। हर एक सब्जेक्ट में आपको यूनिट्स निकालने होंगे, हर एक सब्जेक्ट में आपको डायमेंशन निकालना होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम लोग को पढ़ लेना है, ताकि जो है आपका, और इसके अलावा जो भी आपका जो जनरल साइंस का क्वेश्चन बनता है उसमें भी ये आ जाते हैं आपका। जो भी आप एग्जाम दोगे डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद, तो उसमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछेंगे उसमें भी आपको ये टॉपिक आएगा यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए। तो बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़िए। तो शुरू करते हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, जिसमें एसआई यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो आज का क्लास होगा इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिट के बारे में जानेंगे, और इसके बाद जो हम लोग का क्लास होगा उसमें हम लोग आपको डायमेंशन के बारे में बताएंगे, और कैसे किसी भी क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन निकालेंगे उसको देखेंगे। ज्यादा क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो है किसी भी क्वांटिटी का आप डायमेंशन तब निकालते हो जब उस क्वांटिटी को आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो जब शुरुआत जैसे जैसे होगा, जैसे जैसे आप क्वांटिटी जानते जाओगे, तो वैसे वैसे आपको उसमें डायमेंशन और उनके यूनिट आपको बताया जाएगा, और खुद से भी आप लोग निकाल सकते हो। तो डायमेंशन निकालने के लिए, यूनिट निकालने के लिए उस क्वांटिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। ये सिलेबस था हम लोगों का। जो आज का हमारा टॉपिक होगा, आज को जो हमारा टॉपिक होगा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यही हमारा टॉपिक है। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को जाना था। जब मैंने वेक्टर स्टार्ट किया था तो आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताए थे कि कोई भी क्वांटिटी जिसको कि हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग जो है फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और मेजरमेंट के लिए ये भी बताए थे कि मेजरमेंट किसी भी क्वांटिटी का है उसके लिए दो चीजों का होना जरूरी होता है। एक तो उस क्वांटिटी में उसका जो मेजरमेंट होगा उसमें एक नॉमरिक वैल्यू होगा, और नॉमरिक वैल्यू के साथ साथ यूनिट होगा, ठीक है। अगर यूनिट होगा तो ही उस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो। जिसको भी आप मेजर करोगे, जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका एक यूनिट होगा, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे कि उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है। तो द चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। जो आप मेजरमेंट करते हो उसका एक स्टैंडर्ड का जो एक जो रेफरेंस आप चुनते हो, इन मल्टीपल्स विच, जिसके मल्टीपल्स में आप फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हो, उसको हम यूनिट बोलते हैं उस क्वांटिटी का। आई थिंक चीजें अच्छे से समझ में नहीं आई होगी अभी। हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे तो और चीजें आप लोगों का क्लियर होते जाएगा, ठीक है। एक्चुअली देखिए, हम जब बताए थे आपको तो ये बताए थे कि फिजिकल क्वांटिटी का जब आप मेजरमेंट करते हो तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड आप चुनते हो,
और उसी स्टैंडर्ड के मल्टीपल में करते हो। जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक फिजिकल क्वांटिटी कोई ले लीजिए, जैसे आपका फिजिकल क्वांटिटी मास है, ठीक ना, तो मास का जो स्टैंडर्ड रेफरेंस आप लोग चुनते हो केजी चुन लेते हो, ठीक है। तो अब जो है किसी भी क्वांटिटी को आपको दिखाना होगा तो उसके मल्टीपल में दिखाते हैं 1 केजी नॉमिनल वैल्यू के साथ। मान लीजिए कि डबल हो गया क्वांटिटी तो फिर 2 केजी इंटू 2। अगर मान लीजिए कि 3 टाइम्स हो गया, मान लीजिए कि एक कोई भी चीज है एक यूनिट लिए, ठीक ना, उसका जो है यूनिट हो गया 1 केजी, उतना ही क्वांटिटी एक और ले लो, अब कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 2 केजी। फिर उतना क्वांटिटी फिर एक बार और ले लो तो 3 केजी। तो इस तरह से क्या होगा कि उसी यूनिट के मल्टीपल में जो उस मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड रेफरेंस आपने चुना था केजी, वांट टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है अनुज। हाँ अनुज बोलिए, मैं आपको परमिशन दे चुका हूं, बोलिए अब। अनुज आवाज जा रही है मेरी आपके पास? हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है आपका? तो ट्राई कर रहे थे क्या? मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या अभी आपको, कोई डॉट? चलिए ठीक है, फिर क्लास हम शुरू करते हैं। सर सिविल वालों का क्लास है क्या? हाँ सिविल का ही ये क्लास है, ग्रुप बी, ठीक है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, ठीक ना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ही जो फर्स्ट यूनिट था उसमें एक टॉपिक है स्केलर और वेक्टर के बाद यूनिट फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और ये बता चुके हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो सारा चीज आपको बता ही चुके हैं, तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो आई थिंक यूनिट आपको समझ में आ गया होगा, और जो चीजें आपको समझ में नहीं आती आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कि सिस्टम ऑफ यूनिट, बहुत सारे सिस्टम है यूनिट के, जिसमें कि एक सिस्टम आता है एफपीएस, और उसी को ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक ना। यूनिट को मेजर करने का कई सारे सिस्टम है, ठीक ना, और ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम चलता है, ठीक ना। तो जो एफपीएस यूनिट होता है, एफपीएस सिस्टम, या उसी का दूसरा नाम जो होता है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम होता है, इस सिस्टम में क्या होता है ना, जो आपका फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक ना, जैसे लेंथ है आपका फंडामेंटल यूनिट है, इन दिस सिस्टम लेंथ, मास और टाइम, इस तीनों को हम लोग फंडामेंटल यूनिट मान के चलेंगे, आर टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक ना। जो एफपीएस या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है उसमें हम लेंथ, मास और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं, ठीक ना। और उसके जो बेस यूनिट होते हैं, एंड देयर बेस यूनिट्स आर, जो आपका होगा फुट, ये आपका हो जाएगा मास का यूनिट, जो मास का यूनिट होगा वो हो जाएगा फुट, ठीक ना। सॉरी मास का नहीं, लेंथ का, मैं उल्टा बोल दिया था। जो लेंथ का यूनिट होगा वो फुट में होगा, मास का जो यूनिट होगा वो पौंड में मेजर करेंगे, ठीक ना। ये ब्रैकेट में उसका सिंबल लिखा हुआ है, ठीक ना। जो एफपीएस यूनिट होता है उसमें एफपीएस फुट पौंड सेकेंड, ठीक ना। लेंथ का जो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है उसका यूनिट फुट, मास जो है फंडामेंटल क्वांटिटी उसका यूनिट पौंड, और जो टाइम है तीसरा यूनिट आपका टाइम है उसका यूनिट सेकेंड, ठीक ना, रिस्पेक्टिवली इनको लेते हैं। तो जब भी अगर हम एफपीएस या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम यूनिट की बात करें तो उसमें हम लोग जो फंडामेंटल क्वांटिटी मानेंगे उसको लेंथ, मास और टाइम, उसका जो यूनिट होगा लेंथ का यूनिट पौंड फुट, मास का यूनिट पौंड और टाइम का यूनिट सेकेंड होगा, ठीक ना। तो आई थिंक एफपीएस यूनिट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जो आता है वो आता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का दूसरा नाम, जो सीजीएस यूनिट है इसका दूसरा नाम है गॉसियन सिस्टम, ठीक ना, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस, ठीक है। इस सिस्टम में भी जो है, ये जो सिस्टम है इसमें भी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं
आपका लेंथ, मास और टाइम, इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा जी, मास को, एंड देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स आर, मास का, लेंथ का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर होगा, आपका लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर। येलो कलर दिखेगा क्या, सेम कलर हो जाता है। जो आपका लेंथ का यूनिट होगा वो सेंटीमीटर होगा, ठीक है, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक ना। मास का जो यूनिट होगा वो ग्राम होगा, जीएम, इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। और जो टाइम का यूनिट होगा वो सेकंड होगा। तो जो है सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकंड, मतलब कि लेंथ का यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी में सेंटीमीटर, फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसका जो लेंथ का यूनिट होगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर, उसके बाद मास का ग्राम और टाइम का सेकंड। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब तक में हमने दो सिस्टम ऑफ यूनिट देखे, पहला एफपीएस, दूसरा सीजीएस। पहला फुट पौंड सेकंड, याद रखना है, एफपीएस फुट पौंड सेकंड। फुट मतलब लेंथ का यूनिट, पौंड मतलब मास का यूनिट, और सेकंड मतलब टाइम का यूनिट। और जो सीजीएस सिस्टम होगा उसी का दूसरा नाम गॉसियन सिस्टम होता है। इसमें लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास का यूनिट ग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी और हम बढ़ते हैं आगे। क्या हो गया, चलिए अब बात आती है एमकेएस यूनिट सिस्टम, ठीक है। एमकेएस सिस्टम जो होता है, इस सिस्टम में जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे, जो होगा वो हो जाएगा लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। इसको फंडामेंटल क्वांटिटी मानते आए हैं अभी तक हमने। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो फंडामेंटल यूनिट होगा, लेंथ का यूनिट होगा मीटर और स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, मास का यूनिट होगा केजी, किलोग्राम, ठीक है, स्मॉल के और कैपिटल स्मॉल जी, और टाइम का यूनिट होगा सेकंड, स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। तो जो एमकेएस सिस्टम होता है उसको मीटर केजी सेकंड सिस्टम, एम फॉर मीटर, के फॉर केजी और एस फॉर सेकंड, तो नाम में ही है। सीजीएस में था सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है। और एफपीएस जो था फुट पाउंड सेकंड, नाम में ही लिखा हुआ है। तो एम जो आपका ये एफपीएस यूनिट है उसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम यूनिट बोलते हैं, और सीजीएस को गॉसियन सिस्टम यूनिट बोलते हैं। चीजें आप अगर ध्यान से क्लास में पढ़ोगे तो आपको क्लास में ही सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, व्हाई यूनिट आर इम्पोर्टेंट, मनीषा। देखिए इसके बाद हरि नारायण, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें ऐसा क्या चीज हमने बताया जो चीज आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पिछले क्लास से लिंक नहीं है। आप सीरियस थोड़ा होके देखिए, आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। और मनीषा आपका क्वेश्चन है कि यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए कोई भी क्वांटिटी को आप जब मेजर करते हो तो उसको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड आपको चुनना पड़ेगा, नहीं स्टैंडर्ड चुनोगे तो फिर आप मेजर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या करते हैं, अनुज फिर से आप कर रहे हो हैंड रेज, क्वेश्चन है क्या? हेलो, हाँ अनुज बताइए। नेक्स्ट टाइम से इनका हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप क्लास को डिस्टर्ब करो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक है। आप अगर हैंड रेज कर रहे हो तो कुछ तो बोलिए, या गलती से कर रहे हो। उसके बाद हरि नारायण, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप एक बार हैंड रेज कीजिए, आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रहा, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, आप वहां से हैंड रेज करके आप एक बार बताइए मुझे कि क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक ना। कई बार क्या होता है ना कि हमको एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होता है,
कन्वर्जन करना होता है। अगर बड़ा क्वांटिटी है तो उसको छोटे क्वांटिटी में, तो वो चीजें सब हम इसमें देखेंगे। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है आपको कि कभी भी जो कोई भी आगे चल के बहुत सारे आप क्वांटिटी को देखेंगे, बहुत सारा क्वांटिटी आएगा, ठीक ना, तो उसके यूनिट निकालने होंगे ताकि आपको पता चलेगा कि उसको हम किस तरह से मेजर कर रहे हैं। चलिए, तो आपका एमकेएस सिस्टम जो होता है, एक्चुअली देखिए चीजें समझ में तब आती है ना जब आप समझना चाहोगे, ठीक ना। 4 या 5 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप ये मान लोगे कि हमको समझना ही नहीं है तो फिर कैसे समझ में आएगा? नहीं हो पा रहा है सर, हैंड रेज कैसे होता है? नहीं हो पा रहा। आपको वहां ऑप्शन होगा एक जहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, हैंड रेज का। बाकी आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा पता नहीं। देखिए, अगर वहां ऑप्शन आपको मिल रहा है हैंड रेज का तो मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर लूंगा, फिर आप हमसे बात कर सकते हो। फिर आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है। अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, हाँ हरिनारायण बताइए क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है? बोले सर, मतलब ये आप जो बता रहे हैं इंग्लिश इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। बोल तो हम हिंदी में ही रहे हैं, हम इंग्लिश में कहाँ बोल रहे हैं? सर मतलब यूनिट बोल रहे थे, यूनिट का। हाँ, यूनिट को इकाई बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो जो टॉप छोटा छोटा चीज आएगा ना उनका हम हिंदी बोल देंगे। आपको दिक्कत इसलिए हो रहा है कि आपको इंग्लिश दिख रहा है। जी सर। देखिए, होता क्या है ना कि आप तो अभी ये डिप्लोमा करने के लिए आए हो, आपको इंग्लिश में ही करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड आपका हिंदी मीडियम है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दिक्कत आएगा, 10 या 5 या 10 क्लास कीजिएगा, उसके बाद जरूरी नहीं कि हर चीज का हमको हिंदी जानना ही। अब यूनिट का हिंदी इकाई होता है, नहीं भी पता होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट क्या होता है उसको समझिए पहले से। देखिए, अगर माइंड सेट ये रहेगा कि इंग्लिश में बता रहे हैं तब तो नहीं आएगा समझ में, ठीक ना। बाकी हम कोशिश करेंगे कि जो क्वांटिटी आप पहले से जान रहे हो उसका मैं हिंदी भी नाम बता दूं, ताकि आपको जो है ना ऐसा लगे कि वो जो चीजें हैं वो जाना पहचाना है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगा आप कोशिश कीजिए समझने का, बाकी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है हरिनारायण? हाँ बोलिए। ठीक है सर। ठीक, कोशिश कीजिए शुरुआत में। देखिए, एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप क्लास ही मत करो, छोड़ दो, पढ़ना लिखना छोड़ दो। एक है कि हम सीख लेंगे, ठीक ना। तो दूसरा वाला अगर आप ऑप्शन चुनते हो तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक ना। मेरा भी कोई बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं था, मैं भी बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, ठीक है, और 5 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो आप कुछ दिन करोगे तो हो जाएगा। ये लिटरेचर वाला इंग्लिश नहीं होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं आगे। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप बताइए, ठीक ना। देखिए, कोशिश कीजिएगा समझने का, बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन पहले अगर आप हार मान लोगे ना, नहीं आएगा समझ में, ठीक ना। तो अभी तो ये शुरुआत है, अगर अभी नहीं हो पाएगा तो फिर आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। टेक्निकल सब्जेक्ट का पढ़ाई और नॉर्मल पढ़ाई में बहुत का डिफरेंस होता है। आप उन लोगों से बेस्ट हो तो आप मानो कि हम बेस्ट हैं, ठीक ना। और पहले ही मान लोगे कि हमसे नहीं हो पाएगा तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं होता। चलिए, हम बात उस पर बाद में करेंगे। तो हम एमकेएस यूनिट बता रहे थे। तो एमकेएस यूनिट में जो फंडामेंटल यूनिट होता है, यूनिट हम लोग यूनिट को बोलते हैं इकाई। तो जो लेंथ होता है, लेंथ को हम लोग बोलते हैं दूरी, मास को बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान, और टाइम को बोलते हैं हम लोग समय। तो जो लेंथ का यूनिट होगा वो किलोग्राम होगा, केजी। मास का यूनिट जो होगा, द्रव्यमान का यूनिट, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, लेंथ का जो यूनिट होगा वो मीटर होगा, ठीक है। दूरी का यूनिट मीटर। मास का जो द्रव्यमान का यूनिट होगा किलोग्राम, और टाइम का जो यूनिट होगा वो सेकेंड होगा, ठीक है। अब आता है इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई यूनिट, ठीक है। तो जो एसआई यूनिट होगा आपका इंटरनेशनल सिस्टम, इसी को हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट, और सबसे ज्यादा हम लोग इन्हीं को यूज करते हैं, ठीक ना। तो जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, दिस सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम।
जो एमकेएस सिस्टम मैंने अभी पढ़ा था, जिसमें हम डिस्टेंस का यूनिट, ये लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट केजी और टाइम का यूनिट सेकंड लिए थे, उसका ये मॉडिफिकेशन होता है, सिस्टम है। सो इट इज आल्सो नोन एज रेशनलाइज एमकेएस सिस्टम, ठीक ना, ये सब तो नामे हैं, इसमें कोई beside the three fundamental quantities of MKS system, जो उसमें हमने 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखा था, इसमें क्या हो जाता है, 4 फंडामेंटल्स होते हैं, 3 के जगह पे यहाँ पे 4 होते हैं फंडामेंटल, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाता है। मतलब एमकेएस में 3 जो फंडामेंटल था, मास, ये लेंथ, मास और टाइम, यहाँ पे 3 के जगह पे 4 एक और बढ़ जाता, और साथ में 2 सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री समझ रहे हो ना, जो सपोर्ट करता है, ठीक है, तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी इसमें आ जाते हैं, ठीक ना। तो जो एसआई यूनिट होता है वो एमकेएस यूनिट का मॉडिफिकेशन है, ठीक ना। तो देखते हैं कि वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट और 1 यूनिट कौन बढ़ा है इसमें, ठीक ना। 3 तो आप बेस यूनिट जान ही रहे हो, 3 फंडामेंटल यूनिट तो जान ही रहे हो, एमकेएस में जो था वही इसमें होगा। चौथा कौन सा यूनिट आया है इसमें, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सा है, उसको देखते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एसआई यूनिट है उसमें जो है, जो क्वांटिटी है उसको मैंने लिखा हूँ, और इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी जो है आ जाएगा। चलिए, इसमें मैंने कुछ फिजिकल, ये जो आपको टेबल बना हुआ है इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी दिए हुए हैं, उसमें जो है ना उसका यूनिट और सिंबल लिखा हुआ है। तो जो लेंथ होगा, हम एसआई यूनिट की बात करें तो लेंथ का जो यूनिट होगा, जो लेंथ का यूनिट होगा वो मीटर होगा, और मीटर को स्मॉल एम से हम लोग सिंबल में डिनोट करेंगे। उसके बाद आती है मास, तो जो मास का यूनिट होगा वो किलोग्राम होगा, एमकेएस में भी हमने पढ़ा था और एसआई में भी, दोनों में सेम होगा, और इसको केजी से डिनोट करेंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि ऐसे लिखना है, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो केजी, ऐसे लिखोगे तो ये गलत है, या फिर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, जिसका सिंबल जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। मतलब जो आपका, सर हैंड रेज गलती से हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आप क्लास कीजिए, ठीक ना। एक्चुअली देखिए, जब डॉट हो तो हैंड रेज कीजिए, ताकि हम लोग का इंटरेक्शन हो सके, हम लोग को इंटरेक्शन, जैसे अभी उनका प्रॉब्लम था कि उनको हिंदी की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक ना, उनको हिंदी समझ में नहीं आ रहा था, मतलब चीज़ों की हिंदी पता नहीं था, इसलिए उनको दिक्कतें आ रही थी। तो इस तरह की कोई भी चीज़ है, जब आपसे हमारी बात होती है तभी हमें समझ में आता है, तो ये ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, ताकि हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो थोड़ा सा देखिए, उससे काहे कि क्लास डिस्टर्ब होता है, और टाइम इम्पोर्टेंट है ना, टाइम पे हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है, टाइम बचेगा तो आप लोग को रिवीजन भी करवा देंगे, ठीक ना। आप हमसे जुड़े हैं तो आपको सेमेस्टर में बैक नहीं लगने देंगे, इतना गारंटी रखिए, तब जब आप मेरा रेगुलर क्लास किए हो नहीं आएगा बैक, ठीक ना। लेकिन अगर रेगुलर क्लास नहीं करोगे फिर तो हमारे पास ही आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए रेगुलर क्लास कीजिए, हम नहीं चाहते हैं कि आपको बैक आए, और हम चाहते हैं कि आपको रेडियन और सॉलिड सप्लीमेंट्री यूनिट है, हाँ वो आएगा, बात चीजें आएंगी, ठीक है। हम जैसे से पढ़ा रहे हैं, आप हमको फॉलो कीजिए, आगे मत बताइए, ठीक ना। हमको पता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब चीजों को नहीं जानते हैं, और सिलेबस का पार्ट है तो हमें बताना है, ठीक ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए मनीषा। चलिए, तो जो टाइम होगा, टाइम का यूनिट सेकेंड होगा, ठीक ना, सेकेंड एस होगा, आप जान रहे हो, अच्छी चीजें हैं, अच्छी बात है, बट थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। इसके बाद जो है आपका आ जाता है टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होगा उसका एसआई यूनिट केल्विन होगा। आप लोगों ने टेम्परेचर को याद, सर मैंने यूट्यूब पर सिलेबस देखा तो उसमें यूनिट एंड डायमेंशन नहीं था, स्वीटी आपने यूट्यूब पे कहाँ देखा था क्लास, पता नहीं, बट जो आपका बोर्ड का सिलेबस है, ठीक ना, आप बिहार से अगर हो तो उसमें तो दिया हुआ है, मैंने सिलेबस आपको अभी दिखाया था, जो मैंने लिखा था,
उसमें तो यूनिट एंड डायमेंशन था, ठीक ना, अभी मैंने दिखाया था ना आपको, उसमें है। और अगर नहीं भी है फिर भी आप पढ़ लो, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से काम देगी। एक क्लास आपका अगर लग रहा है तो ये आपको सिर्फ इसी सब्जेक्ट में नहीं, आगे जितने भी सब्जेक्ट पढ़ोगे सब में ये काम देगा, ग्रुप बी में, ठीक है। फिजिक्स में नहीं था क्या? में है ना सर? हाँ देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस में ये टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, तो इसको जान लेते हैं। और नहीं भी अगर है तो ये बेसिक चीजें हैं, हमें बताना ही चाहिए। एक्चुअली ये सब टॉपिक टीचर इसलिए नहीं पढ़ाते हैं ना, कि उनको लगता है कि स्टूडेंट को आता होगा, आसान चीजें हैं। और स्टूडेंट इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि उनको लगता है कि टीचर पढ़ाई ही नहीं तो हम क्यों पढ़े, ठीक ना। ये टॉपिक ऐसे ही निकल जाता है, ठीक ना। स्टूडेंट को लगता है, टीचर को लगता है कि स्टूडेंट पढ़ लेगा, स्टूडेंट को लगता है कि टीचर पढ़ाई ही नहीं तो हम काहे पढ़ेंगे, इसका मतलब नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन इम्पोर्टेंट है, पढ़िए। और ज्यादा इसमें समय बर्बाद नहीं होगा आपका, ठीक ना। तो हमको देखिए सिलेबस को फॉलो करते जाना है, ठीक ना। तो टेम्परेचर जो है आपका वो केल्विन होता है उसका। आप लोगों ने टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मेजर किया होगा। जब आप लोग को फीवर होता है तो जो टेम्परेचर मेजर करते हो वो जो थर्मामीटर होता है उसमें फ़ारेनहाइट में लिखा हुआ था 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जब फीवर होता है, 101 102 इस तरह से होता है, ठीक ना। 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, बहुत लोग को लगता है कि सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब समझ रहे हो, वाटर बॉयल करने लगता है, पानी खौलने लगता है ना। तो जो टेम्परेचर होगा, तापमान, उसका यूनिट केल्विन होता है एसआई में, और उसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ठीक ना। और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका यूनिट होता है एम्पियर, और उसको स्मॉल ए से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला सीडी से, ठीक ना। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होगा उसका यूनिट होता है मोल, एमओएल, स्मॉल एमओएल से डिनोट करते हैं। ये 7 फंडामेंटल आपका क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी हो गया एसआई सिस्टम में, ठीक ना। और दो जो है आपका वो चीजें आएगी, दो जो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है उसमें एक आता है सॉलिड एंगल का और एक होता है प्लेन एंगल का। तो प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है, ठीक ना। तो वो दो आपका सप्लीमेंट्री यूनिट हो जाएगा। अब आते हैं कि यूनिट को कैसे कैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, तो क्लास आप जो है यूनिट को इस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड एज फ्लो। तो जो पहला क्लासिफिकेशन होगा उसमें होगा फंडामेंटल और बेस यूनिट। फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा आपका, फंडामेंटल और बेस यूनिट। देखिए, द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। जो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस यूनिट बोलेंगे, या फंडामेंटल यूनिट भी आप लोग बोल सकते हो। और एसआई सिस्टम में जो है 7 बेस यूनिट्स होते हैं, जिनको कि मैंने पिछले वाले टेबल में एमई है ना सर, क्या बोल रहा हूँ, मैकेनिकल बोल रहे हो क्या, है ना सर? हाँ, मैकेनिकल ग्रुप बी में आता है क्या? इसमें मैकेनिकल नहीं होगा, आई थिंक सिविल होगा। मैकेनिकल वाले का ग्रुप ए में आता है। तो आपका जो एसआई सिस्टम होगा उसमें 7 फंडामेंटल यूनिट है, जिनको कि हमने पीछे देखा, ठीक ना, एक टेबल में। बाकी फिर आता है ड्राइव्ड यूनिट, ठीक ना। तो जो आपका ड्राइव्ड क्वांटिटी होगा, द यूनिट ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक ना, जिसको कि हम फंडामेंटल, और द यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ बेस यूनिट, ठीक ना। ऐसा यूनिट जिसको कि बेस यूनिट के टर्म में हम लोग, ऐसा यूनिट है जिसको कि हम लोग बेस यूनिट के टर्म में, बेस यूनिट के टर्म में हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। या फिर जो ड्राइव्ड क्वांटिटी, तो ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी से जो क्वांटिटी बनता है उसको ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो उस क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसको हम लोग ड्राइव्ड यूनिट बोलेंगे। जैसे देखिए आपका जो स्पीड होता है, स्पीड क्या होता है आपका जी, जो आपका स्पीड होगा, जो आपका स्पीड होता है क्या होता है, लेंथ बाय टाइम,
तो देखिए यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो आपका लेंथ है और टाइम है। जो आपका सॉरी सर, आई एम गोइंग टू लीव दिस क्लास ड्यू टू नेटवर्क इशू। कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, ठीक ना स्वीटी, स्वीटी, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अभी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। तो जो लेंथ का यूनिट होगा वो आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है और टाइम है। इस दोनों के हेल्प से हमने स्पीड का एक क्वांटिटी, स्पीड को हम लोगों ने डिफाइन किया। तो इसका यूनिट मीटर होता है और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। तो जो आपका स्पीड का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए मीटर और सेकेंड दोनों फंडामेंटल और बेस यूनिट है, ठीक है। उसके टर्म में हम लोगों ने स्पीड के यूनिट को बताया। तो जो स्पीड का यूनिट होगा, एक्चुअली ये रफ मैंने बनाया है, ये इक्वल नहीं है, ठीक ना, मीटर सेकेंड। तो जो एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे मैंने लिखा था यूनिट ऑफ स्पीड, तो क्या हो जाएगा, यूनिट एक्चुअली स्पीड जो है दो फंडामेंटल क्वांटिटी का रेशियो है। कौन सा, एक डिस्टेंस, फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्टेंस मतलब कि लेंथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ होता है, ठीक ना। जो पाथ का लेंथ होगा उसको डिस्टेंस बोलेंगे, आगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे ही। बट अभी जो है डिस्टेंस मतलब लेंथ और टाइम मतलब टाइम। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, लेंथ और टाइम, इनका रेशियो है, लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा किसका, आपका स्पीड का। तो स्पीड का जब यूनिट निकलेगा तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय यूनिट ऑफ टाइम, क्योंकि ये डिफाइन होता है डिस्टेंस बाय टाइम के साथ। कुछ ड्राइव्ड यूनिट जो होगा उसको जो है हम लोग किसी साइंटिस्ट के नाम को रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग रख देते हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटी का कुछ यूनिट जो होगा उसको हम ग्रेट साइंटिस्ट, जो भी महान साइंटिस्ट है उनके नाम पे, जैसे कि न्यूटन आपका, जिनके सर के ऊपर जो है सेब गिरा था और उन्होंने ग्रेविटेशन का खोज किया था। तो फोर्स का जो यूनिट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया था। तो फोर्स का यूनिट जो होता है आपका, एक्चुअली फोर्स क्या होता है, F बराबर मास इंटू इन एक्सेलरेशन। मास आपका फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन ड्राइव्ड है, ड्राइव में लेंथ हो जाएगा, लेंथ बाय टाइम। तो लेंथ का यूनिट, टाइम का यूनिट और मास, इन सभी से हम लोग ड्राइव करके एक किसका, फोर्स का हम लोगों ने ड्राइव्ड यूनिट बनाया, मतलब ड्राइव्ड यूनिट बनाया। और उस फोर्स का जो ड्राइव्ड यूनिट होगा उसको हम लोगों ने एक जो साइंटिस्ट है न्यूटन, उनके नेम को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने उसका नाम न्यूटन रख देते हैं और उनका यूनिट का ही नाम, जो ड्राइव्ड यूनिट है उसका नाम न्यूटन रख देते हैं और उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम के रिस्पेक्ट में हमें यूनिट का नाम रखना होगा तो उसमें हमको कैपिटल लेटर यूज करना होता पहला, दूसरा स्मॉल हो सकता है लेकिन फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज जो है, ये भी साइंटिस्ट के नाम के रिस्पेक्ट के लिए, तो उसको एच जेड से डिनोट करते हैं, तो एच कैपिटल होता है, ठीक ना, फर्स्ट वाला कैपिटल होता है। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री यूनिट। जब हम सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करें, ठीक ना, अभी मैंने बताया था कि दो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, जो आपका एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम जो था उसमें दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी आता है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, इसलिए मैंने वहाँ पे उनको नहीं लिखा था। तो जो आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स है इन इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर ऑल्सो डिफाइंड, ठीक है। दो सप्लीमेंट्री यूनिट को डिफाइन करते हैं, कैसे, एक रेडियन जिसको कि RAD से दिखाते हैं, जो किसका होता है, फॉर प्लेन एंगल, प्लेन एंगल के लिए क्या होता है रेडियन, और स्टेरेडियन जो होता है सॉलिड एंगल के लिए, ठीक ना। दो तरह के एंगल्स होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है एसआई सिस्टम में, ठीक ना, और जो आपका सॉलिड एंगल होता है उसका यूनिट स्टेरेडियन, उसको SR से डिनोट करते हैं, इसको RAD से करते हैं। 1 रेडियन जो होगा वो किसके बराबर होगा जी, 1 रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा, बोर्ड ले लेता हूं मैं,
आपने अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है, डॉट नहीं है, हाँ, तो आपने अगर जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था तो उसमें आपने देखा होगा जो रेडियन आपका एंगल डिफाइन होता है, ठीक ना, सर्कल बन गया जी, पूरा सर्कल जैसा लग रहा है ना। जैसे एक मान लीजिए कि आप जो है एक छोटा सा आर्क लेते हो सर्कल के ऊपर, जिसका कि लेंथ मान लो अगर L है और इसका रेडियस R है, ये एंगल थीटा है, ठीक ना। तो जो आपका थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू L/R। रेड कलर दिख रहा है ना, इस पे दिखना तो चाहिए, ठीक ना। जो आपका थीटा होगा, येलो दिख रहा है, इज इक्वल टू हो जाएगा L/R, ठीक ना। रेशियो होगा जो आर्क लेंथ होगा और उसके रेडियस का, इस तरह से डिफाइन होता है। और यहाँ जो आपको एंगल मिलता है वो क्या मिलता है आपको, रेडियन में मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका ये आपका इस तरह से आपका ये अगर मान लीजिए इसका रेडियस मान लीजिए अगर R है, ठीक ना, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल वो क्या हो जाएगा जी, ये L/R, ठीक ना। यहाँ मान लीजिए अगर थीटा एंगल बन रहा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा L/R। L बराबर क्या हो जाएगा जी, पूरा का होता है 2πr, तो आधा का क्या हो गया πr/2। पूरा जब रहता तो 2πr, पेरीमीटर होता है ना, परिधि वृत्त का 2πr, तो आधा है तो क्या हो जाएगा पाई इंटू आर, नीचे आर है, आर से आर कट जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई, मतलब यहाँ जो थीटा आएगा वो पाई होगा, मतलब पाई। और आपको ये पता है कि 180 डिग्री होता है, मतलब 180 डिग्री के इक्वल होता है। इन सब चीज़ों को हमने देखा था। तो चलिए यहाँ हमको ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है। अगर आपको 1 रेडियन बनाना है, थीटा का वैल्यू अगर 1 रेडियन होता है, थीटा का वैल्यू आप ले लो 1 रेडियन, कितना ले लो 1 रेडियन, तो ये 1 रेडियन, ये 1 कब होगा, रेडियन को कभी लिखते भी या नहीं भी लिखे तो रेडियन मानो, तो 1 अगर ले लेते हैं तो L/R, तो यहाँ से L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो R, ठीक ना। तो 1 रेडियन जो डिफाइन होगा तब होगा जब ये जो आर्क लेंथ है वो उसके रेडियस के बराबर ले लीजिए, ठीक ना। मतलब कि जो रेडियस के बराबर आर्क होगा वो जो है सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी वही एंगल जो होगा 1 रेडियन के बराबर होगा। इसी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, जो चीज़ें आपने देखा था यही चीज़ लिखा था। तो आई थिंक अब ये लाइनें आप अगर पढ़ोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये चीजें आपको अब क्लियर हो गई होगी, ठीक ना। अब बात आती है कि स्टेरेडियन का। तो स्टेरेडियन जो होता है वो सॉलिड एंगल का होता है, ठीक ना, और वो होता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। उसमें सर्कल पे होता था 1D में, और ये सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D में होता है, ये 2D में था। तो ये स्फीयर के सेंटर पे एंगल होता है बाय द सरफेस ऑफ द स्फीयर व्हिच इज इक्वल इन एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक ना। तो जो रेडियस का स्फीयर होगा एक्चुअली इस तरह से बनता है आपका सॉलिड एंगल। अगर मैं बनाने का मैं कोशिश करता हूँ तो जो आपका सॉलिड एंगल बनेगा वो इस तरह से बनता है। मेरा जैकेट मैच कर रहा है बोर्ड के कलर से। चलिए, अगर मैं सॉलिड एंगल की बनाने की बात करूं तो मैं अगर बनाता हूं इस तरह से बनता है। इस तरह से यहाँ जो एंगल बनता है, आपने अगर आइसक्रीम खाया होगा कोन वाला
तो कोन के जो बेस पे एंगल बनता है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक ना। इधर एक स्फीयर का ये पार्ट होगा, इस तरह से एक स्फीयर बनेगा, ठीक ना। तो इस तरह से एंगल बनता है, ठीक ना। तो यही चीजें है आपका सॉलिड एंगल, और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हुई हूँ कि सॉलिड एंगल सेंटर पे जो एंगल स्फीयर के जो सेंटर पे बनेगा, subtended at the center of the sphere by that surface of the sphere which is equal to area to the स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का जो एरिया जो रेडियस होगा उसके स्क्वायर का स्क्वायर के बराबर अगर जो है सरफेस एरिया होगा, स्क्वायर के बराबर अगर एरिया होगा उस सरफेस का, तो फिर जो है आपका 1 स्टेरेडियन के इक्वल उसका आएगा सॉलिड एंगल का वैल्यू, ठीक है ना। अब बात आती है प्रैक्टिकल यूनिट का। तो देखिए प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है, अभी तक तो मैंने एसआई यूनिट देखा, सीजीएट, ये वो दिस डेट, बहुत सारे यूनिट देखे, लेकिन प्रैक्टिकली हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? देखिए ड्यू टू फिक्स साइज की वजह से ऑफ एसआई यूनिट का साइज तो फिक्स हो जाता है ना। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स आर ऑल्सो डिफाइंड, कुछ हमको प्रैक्टिकल जो है ना यूनिट भी डिफाइन करना होता है दोनों के लिए, बोथ फंडामेंटल्स के लिए भी और ड्राइव्ड यूनिट्स क्वांटिटी के लिए भी। तो दो क्वांटिटी जो होता है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक ड्राइव क्वांटिटी, तो दोनों के लिए हमको क्या करना होगा, कुछ फंडामेंटल यूनिट को आपको डिफाइन करना होगा, ठीक ना। तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट, सॉरी फंडामेंटल नहीं, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट को हमें डिफाइन करना होता है। जैसे देखिए जो आपका लाइट ईयर है, ये क्वेश्चन बार बार आपको जो जनरल साइंस का क्वेश्चन था उसमें पूछता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है। ईयर देख के सबको लगता है समय का, ठीक ना। 1 ईयर में 365 डेज होता है, ये ईयर देखने में टाइम का, और पहला ऑप्शन आपका टाइम ही होता है उसमें। तो वो तो एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती करो, आपको फंसाता है, तो ये फेवरेट क्वेश्चन होता है उसके लिए, क्योंकि इसमें आपका फंसने का चांसेस ज्यादा होता है। तो जो लाइट ईयर होता है वो प्रैक्टिकल यूनिट होता है डिस्टेंस का जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसका प्रैक्टिकल यूनिट कौन सा होगा? लाइट ईयर। और क्योंकि जो है ना, अगर मान लीजिए कि सनलाइट ये सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस को मेजर करना है, तो वो लेंथ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए लाइट ईयर यूज करते हैं, ठीक ना। प्रैक्टिकल यूनिट हॉर्स पावर एचपी। आपने अगर मोटर खरीदा होगा, जो पंप होता है घर में, जो आप लोग पंप यूज करते हो, उसमें आप लोगों ने पूछते होंगे कि पावर कितने का है, 1 HP का है, 2 HP का है, ठीक है, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर जो होता है प्रैक्टिकल यूनिट होता है किसका? पावर का। और पावर क्या होता है जी? आपका ड्राइव्ड क्वांटिटी होता है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है पावर, ठीक ना। रेट ऑफ वर्क डन जो पावर होता है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जो प्रैक्टिकल यूनिट होगा may not belong to particular system of unit, it can be expressed in any system of unit, ठीक ना। प्रैक्टिकल यूनिट कोई जरूरी नहीं है कि हम एक पार्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट में ही करें, जैसे एसआई में कर रहे थे, जरूरी नहीं कि एसआई में ही करें, दूसरे सिस्टम में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 माइल कितने के बराबर होता है जी? 1.6 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर यहाँ पे क्या है आपका? 1.6 किलोमीटर, ठीक ना। ये एसआई में तो नहीं है ना किलोमीटर। उसके बाद यहाँ मीटर 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। आप कन्वर्ट करते जाओ, सेंटीमीटर में करोगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। तो जरूरी नहीं है कि जो आपका प्रैक्टिकल यूनिट हो वो किसी एक पार्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट में ही हो, इसको आप किसी भी सिस्टम में डिफाइन कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है इसमें, ठीक ना। फिर आता है इम्प्रॉपर यूनिट्स। इम्प्रॉपर यूनिट्स में क्या होता है ना, देखिए इसमें क्या होता है, देयर आर द यूनिट्स विच आर नॉट द सेम नेचर। कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जो सेम नेचर के नहीं होते हैं, दैट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का के सेम नेचर का नहीं होता, फॉर विच दे आर यूज्ड, जिसके लिए हम यूज करते हैं उसके सेम नेचर का नहीं होता है, इम्प्रॉपर, इसीलिए उसका नाम भी पड़ा, ठीक ना। जैसे देखिए जो आपका वेट हो केजी होता है, वो वेट केजी जो होता है, केजी वेट इज एन इम्प्रॉपर यूनिट्स ऑफ वेट, ठीक ना। केजी जो होता है वो यूनिट किसका होता है? मास का।
बट केजी जो होता है वो यूनिट होता है मास का, लेकिन हम इसको यूज कर लेते हैं कभी कभी वेट को, फोर्स को भी मेजर करने के लिए। वेट तो फोर्स होता है ना, वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका वेट जो है अगर अर्थ पे है तो अलग होगा, मून पे गया तो वहां अलग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग हो जाएगा। तो जिससे प्लैनेट उसको अट्रैक्ट करता है, जिस फोर्स से, वही उसका वेट होता है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्प्रिंग बैलेंस होता है, इससे तो हम लोग वेट को मेजर करते हैं ना, लेकिन केजी में बोल देते हैं। तो कभी कभी हम जो है ना केजी में वो जो है वेट को भी बोल देते हैं, जो कि उसका इम्प्रॉपर यूनिट है, उसके फंडामेंटल यूनिट के उसके फिजिकल क्वांटिटी के साथ मैच नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो ये इम्प्रॉपर यूनिट हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमने जो है यूनिट लिखे हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग सिस्टम में, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पे दो तरह की क्वांटिटी है इसमें, इस टेबल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें दो तरह का, एक तो जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, दूसरा ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ठीक ना। फंडामेंटल क्वांटिटी में जो फिजिकल क्वांटिटी आपका होगा लेंथ है, तो उसका जो सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। ओरिएंटेड इन फ्रांस, ये फ्रांस में हुआ है। उसके बाद जो एमकेएस है वो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, मीटर। एक्चुअली ये स्मॉल एम होना चाहिए, ये कैपिटल लिखा गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक ना। और यहाँ जो फुट लिखा हुआ है वो ऐसे होगा, एफ टी, बड़ा नहीं होता है। एक्चुअली ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। फिर आता है, हाँ, फिर आपका मास आता है। मास का जो यूनिट होता है वो ग्राम होता है, ठीक ना। और सीजीएस में, और इसमें जो होता है वो केजी होता है, ये स्मॉल के और जी होगा, और ये पॉन्ड होता है, एलबी से डिनोट करते हैं। फिर आता है फंडामेंटल में टाइम। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, स्मॉल एस। तीनों में टाइम का यूनिट सेम ही होता है, चाहे वो आपका सीजीएस यूनिट हो, एमकेएस यूनिट हो, या एफपीएस यूनिट हो, ठीक ना। अब जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, जैसे देखिए फोर्स, तो फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है उसको डाइन बोलते हैं, DYNE, डायन, ठीक ना। और 1 डाइन इज इक्वल टू एक टर्म आता है 1 GF, ग्राम फोर्स, इज इक्वल टू 980, गर्लफ्रेंड वाला GF नहीं, डायन, ठीक ना। इतने के इक्वल होता है, ये यूनिट कन्वर्जन होता है। 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन, ठीक ना। तो बता मत दीजिएगा, ठीक ना, कुटा जाइएगा बढ़िया से कि 1 GF बराबर 980 डाइन होता है, ठीक ना। ये चीज़ें बताने का नहीं होता है, नहीं तो अच्छे से कुटाओगे, ठीक ना। ये बहुत सीक्रेट बात है जो तुम लोगों को मैंने बताया हूँ, ठीक ना। ये क्वेश्चन आता है 1 GF इज इक्वल टू ग्राम फोर्स इज इक्वल टू कितने डाइन के बराबर होगा, 980 डाइन के बराबर होगा, मतलब यूनिट कन्वर्जन है वो। तो फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है वो डाइन होता है। जो एमकेएस यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उनके नाम के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं, तो उसका कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। और ये जो एफपीएस होता है पाउंड, पाउंडल, POUNDAL, ठीक है। वर्क और एनर्जी का ERG होता है, अर्ग, इसमें जूल होता है, और ये फुट पॉन्डल होता है, पॉन्डल, पॉन्डल ही है ना। पावर का यूनिट जो होता है अर्ग पर सेकेंड, क्योंकि ये जो है वर्क डन का रेट होता है, तो वर्क डन में अगर टाइम से डिवाइड करोगे तो टाइम का यूनिट सेकेंड, तो इसमें भी सेकंड। इसमें जो होता है इसका एक स्पेशल नाम देते हैं एमकेएस में, वाट। और जो इसमें होता है 40 पाउंड, इसका जो पॉन्ड, पॉन्डल नहीं होता, यहाँ पॉन्ड ही होगा, ये गलती से लिखा गया, यहाँ भी पॉन्ड ही होगा, फुट पॉन्ड पर सेकेंड, ठीक ना, यही हो जाएगा। अब बात आती है जो कन्वर्जन फैक्टर्स होगा, और ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको बताने के बाद नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डायमेंशन निकालने के लिए बताएंगे, और फिर हम लोग आगे फोर्स पे चलेंगे, ठीक ना। सिलेबस का टेंशन मत रखिएगा, हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होता है और हम कंप्लीट पढ़ाते हैं, तो इवन आपका यहाँ सब सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए आप टेंशन मत रखिए, जो पढ़ा रहे हैं आप उसको रेगुलर कीजिए, ठीक ना।
सारा चीज हो जाएगा, अच्छे से तैयारी हो जाएगा आपका। जो कन्वर्जन फैक्टर होता है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी from one set of unit to the other, the required multiplication factor is called conversion। ठीक ना। तो अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सेट यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर आप चेंज करते हो तो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की जरूरत होती है, जिसको कि हम लोग कन्वर्जन फैक्टर बोलते हैं। जैसे देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो 1 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन फैक्टर। अगर 1 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये सब क्या है जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। ठीक ना, मिट जाओ। ठीक ना। मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो बता चुके थे, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट के साथ होगा। ठीक ना। व्हाइल कन्वर्जिंग फ्रॉम वन सेट्स ऑफ यूनिट टू अदर, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी मस्ट रिमेन सेम। ठीक है ना। तो दोनों क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी को आप U1 में रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को उसी क्वांटिटी को फिर दूसरे यूनिट में करते हैं U2, मतलब दो अलग अलग यूनिट में करते हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यू भी अलग होगा। बट दोनों को अगर साथ में लिखे होगे तो दोनों इक्वल होगा। जैसे 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो होगा वो 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही है। यहाँ पे मीटर में लिखे हैं तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू अलग आया, यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखे तो इसका अलग आया। ये N1, ये N2, ये U1, ये U2। तो अलग क्वांटिटी में लिखोगे तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू अलग आएगा। बट जो है वो आपका न्यूमेरिक वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ जब रखोगे यूनिट के साथ तो फिर दोनों क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मतलब कि NU बराबर कांस्टेंट। ठीक है। मतलब N जो होगा वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यूनिट अगर हम बढ़ाएंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू कमेगा, यूनिट कम करेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ेगा। जैसे सेंटीमीटर जो होता है वो छोटा यूनिट होता है, मीटर बड़ा यूनिट होता है। ठीक है। तो छोटे यूनिट में अगर हम जा रहे हैं बड़े यूनिट से, मतलब कि यूनिट क्या हो गया, कम किया, इसका मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो ज़्यादा आएगा। इसीलिए जो वहाँ पे हम लिखे थे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो है हमने छोटे यूनिट में चेंज किया था तो जो N2 का वैल्यू आया था वो ज़्यादा आया था। यही चीज़ें हैं, इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना। उसके बाद आ जाता है that is the numeric value of a physical quantity is inversely proportional to the unit। ये बातें यहाँ लिखी हुई है, उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है ना। जैसे देखिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ये SI सिस्टम में, ये CGS सिस्टम में। उसी को अगर फुट में करोगे तो 3.28 फुट, इंच में करोगे तो 39.4 इंच। ठीक ना। 1 मीटर बराबर 39.4 इंच होता है। ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। ये CGS में, ये SI में, ये CGS में, FPS में, और इधर इंच में कर दिए मैं कन्वर्ट। तो सब में देखिए यूनिट बदला है तो न्यूमेरिक वैल्यू भी बदला है। इसमें यूनिट मीटर है तो 1, सेंटीमीटर में आया तो 100, फुट में आया तो 3.28, इंच में आया तो 39.4। ठीक ना। तो यूनिट बदलेगा तो ये बदलेगा, बट क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल रहेगा। ठीक ना। तो इसी के साथ आज के क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम थोड़ा सा आपको डायमेंशन निकालने के लिए बता देंगे, और डायमेंशन आप लोगों को निकालने के लिए आ जाएगा। तो उसके बाद फिर, क्योंकि देखिए आगे जब मैं फोर्स बताऊंगा, फोर्स को डिफाइन करेंगे तो फोर्स का आपको यूनिट भी निकालना है, उसमें दोनों निकालना, CGS यूनिट क्या होगा, SI यूनिट क्या होगा। ठीक है। कैसे ड्राइव्ड क्वांटिटी, फोर्स जो होगा वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो उसके यूनिट को कैसे निकालेंगे। तो इनके सब की चीज़ों को जानने के लिए इसको बताना बहुत ज़रूरी था, और सिलेबस में आपका लिखा हुआ भी है। फिर डायमेंशन निकालेंगे फोर्स का, तो आपको डायमेंशन तो निकालने आना चाहिए, तभी तो आप निकालोगे। तो वो डायमेंशन निकालने आप लोगों को सिखा देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसी तरह स्मूथली आपका